Assalamualaikum. This is Rabia Rashid and you are watching our lectures और consecutively ये थर्ड डे है जो कि मैं बना पा रही हूँ। तो इसके लिए जो है ना बस अल्लाह ताला का ही शुक्र है कि उन्होंने तौफीक दी। और दूसरा जो है आप लोग मोटिवेट कर रहे हैं, आप लोगों के कमेंट्स देख के फिर मुझे लगता है कि अच्छा इस पे तो मैं आज बना ही सकती हूँ, चलो आज इस वाले टॉपिक पे बना देती हूँ। कुछ टॉपिक्स आप जब कहते हैं वो कुछ मुश्किल होते हैं तो वो फिर मैं कहती हूँ कि चले बाद में देख लेंगे। एसेज और ग्रामर वगैरह जो है ना ये चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल होती हैं, इसमें तैयारी करनी पड़ती है और इन चीज़ों के लिए जो है ना टाइम निकालना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है और जिन चीज़ों के लिए ज़रा आसानी होती है वो मैं कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ जल्दी जल्दी कर दूँ। तो जी ये क्वेश्चन था कि हाउ टू इम्प्रूव एक्सप्रेशन। तो पहली बात ये कि व्हाट इज़ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होता क्या है ना, हम बार बार बात करते हैं अच्छा एक्सप्रेशन होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो डिक्शनरी की रूह से एक्सप्रेशन इज हाउ यू कन्वे योर थॉट्स और योर मैसेज। ठीक है, तो अगर आपने जो थॉट्स और मैसेज है उसको अच्छे वे में एक्सप्रेस करना है तो वो एक अच्छा एक्सप्रेशन है। आप बुरे अंदाज में उसको एक्सप्रेस करोगे तो एक बुरा एक्सप्रेशन है। और उर्दू में भी एक्सप्रेशन मैटर करता है, इंग्लिश में भी करता है। इसके एग्जांपल मैं देती हूँ। आप ये भी कह सकते हैं कि मोमबत्ती जला दो। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि शम्मा रोशन कर दो। तो कानों को कौन सा भला लग रहा है, कौन सा अच्छा है, वो यही है ना कि शम्मा रोशन कर दो। तो इस तरह जो है इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक्सप्रेशन। एंड कैन वी कंट्रोल इट, ये आप मुझे अभी बताएं फौरी तौर पे कि क्या हम अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं, क्या ये वॉलंटरी होता है। इसका मैं आंसर जो है ना बाद में दूंगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। व्हाट इज मेच्योर एक्सप्रेशन। बहुत दफ़ा बच्चों ने ये चीज़ फ़ील की होगी, एकेडमी वाले कहते हैं, सर कहते हैं कि जी आपका एक्सप्रेशन मैच्योर नहीं है, एक्सप्रेशन मैच्योर करें, बाकी सब कुछ ठीक है, एक्सप्रेशन मैच्योर करें। और वहीं पे आपकी जो है ना कॉन्फिडेंस वो लूज़ होने लग जाता है कि भई एक्सप्रेशन क्या है? क्या बहुत मुश्किल इंग्लिश जो है वो एक्सप्रेशन मैच्योर देती है? क्या चीज़ है जिससे मेरा एक्सप्रेशन मैच्योर हो जाए? तो बात ये है कि जब एग्ज़ामिनर के पास आपका पेपर आता है ना, तो उसको नहीं पता कि आप कौन हो? आप गर्ल हो, बॉय हो, आप आपकी एज 22 इयर्स है या 32 इयर्स है, आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा, वो सारा कुछ उसको आपका एक्सप्रेशन बताता है, रिटन एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन बोलने में भी होता है, रिटन भी होता है। तो स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं रिटन एक्सप्रेशन जो कि आपके एग्जाम में शो होता है। तो उसमें जो है ना बात कि उसको कैसे पता चले कि यू आर अ मैच्योर पर्सन और आपकी सोच, आपने जो कुछ पढ़ा है वो बड़ा अच्छा अच्छे लेवल का किया है, बड़ा टॉप नॉच किस्म की आपने तैयारी की है। तो वो कैसे उनको पता चलेगा, वो आपका एक्सप्रेशन बताएगा। अब इसमें क्या चीज़ आ जाती है, बाज़ लोग सोचते हैं कि बहुत मुश्किल मुश्किल वर्ड्स, बहुत मुश्किल मुश्किल चीज़ें हम डाल देंगे, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स और फिगर्स डालेंगे तो हमारा मैच्योर एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इसमें ये बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आप फैक्ट्स और फिगर्स डालोगे। तो आप मेरी बात सुने ना, कभी भी आप लाइट से मूड में बैठे होते हैं, आपके पास कोई मैगज़ीन पड़ा है, तो कौन-सी चीज़ आपका दिल करता है उस मैगज़ीन से आप फ्लिप थ्रू कर रहे हैं, आप फारिग बैठे हैं, आप कौन-सी चीज़ पढ़नी पसंद करते हो? या कोई पोस्ट आप इंटरनेट पे देख रहे हो, क्या जिसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, क्या वो आपको अच्छी लग रही होती है, आँखों को भली लग रही होती है? मतलब आपको एक बोरियत होने लग जाती है, टू मच डेट्स आप स्किप करने लग जाते हो, डेट्स को आप मतलब जो है ना एक साइड पे करते हो, फिर बात पढ़ते हो। डेट्स को इग्नोर कर रहे होते हो जब आप बहुत ज़्यादा रीडिंग कर रहे होते हो या बहुत इंटरेस्ट लेके कर रहे होते हो, तो अक्सर आप लोग डेट्स को या फैक्ट्स को या जो फिगर्स लिखे हुए हैं उनको स्किप कर रहे होते हो और सॉफ्ट चीज़ें पढ़ रहे होते हो। तो एक एग्ज़ामिनर जो है, क्या उसको भी आपका फैक्ट्स और फिगर से भरा हुआ एसे या जो भी आपका आंसर है वो इतना अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा अगर आपने बहुत कुछ डाला है? डेफ़िनेटली नहीं ना, उसको आपके आइडियाज़ चाहिए, आपके थॉट्स चाहिए। उसको ये नहीं चाहिए कि आप कहो कि फलाँ फिलॉसफर ने ये कहा है। हाँ, उसको आप आर्टिकुलेट करो कि मेरी ये राय है, दिस इज़ माय ओपिनियन। या ज़ाहिर है आप ये नहीं कहोगे दिस इज़ माय ओपिनियन, आप कहोगे कि मतलब एक आप फैक्ट एस्टेब्लिश करोगे ये है और उसको आप बैकअप करने के लिए उसमें कोई कोटेशन डाल दोगे। तो वो एक अच्छा तरीका है देने का। तो उसमें भी मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जब आप परेशान होते हो कि ये चीज़ें, तो ये चीज़ें मैच्योर एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है? इसमें अब सिंपल इज़ बेटर और कॉम्प्लेक्स, अब जो सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें, सिंपल सेंटेंस बहुत सीधा-सा, जहाँ पे आपने बात की, फुल स्टॉप लग गया, सीधी-सी बात की, ना कोई आपने कोई एंड इधर-उधर की चीज़ें जो है ना वेयर बाय या ऑल्दो, दो या कुछ भी नहीं लगाया और आपने कहा कि जैसे अ, अम क्या कहूँ मैं अब, दिस इज़ अ चेयर। ठीक है?
आपने ये नहीं कहा, आगे कोई बात नहीं की कि एंड इट इज ब्लू इन कलर, बस आपने कहा दिस इज अ चेयर और आपका फुल स्टॉप लग गया। एंड लगाया तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो कुछ लोगों को होती है बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, एंड लगा ही जाते हैं, बात कहीं जाके फुल स्टॉप ना। और मुझे ये प्रॉब्लम था कि मैं पूरी बात बहुत ज्यादा बात करती थी और फिर जाके ना फुल स्टॉप, मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन जो है ना आपने लंबा चौड़ा भी नहीं अपना कर देना। सेंटेंस को जो है ना रिलेटिवली बस ठीक सा रखें, ठीक है ना, बहुत सिंपल ना बहुत, और जहाँ पे जरूरत कई दफा बिल्कुल सिंपल सेंटेंस की, वन वर्ड वन सेंटेंस की जरूरत होती है, वहां पे आपने बहुत ज्यादा नहीं उसको कुछ कर देना होता। तो मतलब आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना, कि आपने उसको मतलब जो है ना अपने हिसाब से जो बात आप कर रहे हो, अगर आपको कन्वे करने के लिए सिंपल जरूरी है, आप सिंपल लिखो। अगर वो कन्वे करने के लिए कॉम्प्लेक्स जरूरी है तो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाए इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं एक अच्छे एक्सप्रेशन के। सबसे पहली बात कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, आप जो कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, जो कुछ कहना चाह रहे हो, वो आप उसके बारे में श्योर हो, ठीक है। ये नहीं कि आधी बात कुछ करके तो लिख के आपको लगे कि नहीं नहीं ये मैंने पता नहीं कहाँ क्या लिख दी है, तो मुझे तो पता नहीं शायद टॉपिक ही नहीं समझ आई थी, अच्छा चलो इस बात को ना ऐसे घुमाते हैं। इस तरह करने की जरूरत नहीं होती। आपने टॉपिक देखा है, क्वेश्चन आया है, आपने फौरन अपने माइंड में आपने क्वेश्चन ही वो अटेम्प्ट करना है ना, यही कहते हैं जो आपको आता है। आता का मतलब क्या है कि उसको आप क्लियरली एक्सप्रेस कर सको, आप बता सको कि मैंने इसमें क्या क्या चीजें समझी हुई हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप कुछ रीड करते हो, पढ़ते हो, कुछ भी देखते हो, तैयारी कर रहे हो ना, सबसे पहली चीज है इतना समझ लो कि दूसरों को बता सको। जब दूसरों को बता सकते हो तो वो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि हमने इंग्लिश में लिखना है तो उसमें कुछ और भी चीजें आएंगी, वो आगे चलते हैं। फिर इसमें सीक्वेंस होना चाहिए, कहाँ से बात स्टार्ट की, कहाँ पे एंड की। और यहाँ पे बच्चे परेशान हो रहे होते हैं कि मैम हमें सीक्वेंस नहीं आता, हम बात कहाँ से शुरू करते हैं कहाँ चली जाती है। तो जिन लोगों को स्टोरी रीडिंग का शौक है, वो बहुत सारी गर्ल्स को तो बहुत होता है नॉवेल्स पढ़ने का, तो वो उनको पता है कि कितनी चीजें नॉवल में क्या क्या कुछ आ रहा होता है, जा रहा होता है, और सीक्वेंस नहीं खत्म हो खराब नहीं हो रहा होता, ठीक है। आपको बात की भी समझ आ रही होती है। इसी तरह आपका एग्जामिनर है कि अगर आपका सीक्वेंस अच्छा जा रहा है ना, चीज कहाँ से शुरू की थी आपने, कोई सिरा छोड़ा नहीं, कहीं नई सिरे से बिल्कुल ही कहीं से नई बात लाके नहीं दरमियान में उसको, यानी आप कर रहे हो कि जहाँ पे एक पैराग्राफ खत्म किया थोड़ा सा आपने लीड छोड़ दी है और नेक्स्ट पे चले गए हो, फिर नेक्स्ट में अगले पैराग्राफ की थोड़ी सी कोई लीड छोड़ दी है और फिर उस नेक्स्ट पैराग्राफ पे आप गए हो। ये नहीं कि अचानक कि आउट ऑफ द ब्लू आपने कोई चीज कर दी है। तो ये जो है ना, ये चीज होती है सीक्वेंस के, आपने उसको स्टार्ट कैसे किया और फिर आपने फैक्ट्स और चीजें आपने जो बैकअप करना था, आपने जो सारी चीजें डालनी थी वो डालते गए, और एंड में कंक्लूड कैसे किया। तो ये होता है एक सीक्वेंस। फिर ग्रामर, तो ऑब्वियसली ग्रामर का मैंने आपको पिछले एक वीडियो में कहा था कि ग्रामर को ना आप ज़रूर किया करें, क्योंकि बाकी तो सिलेबस सारा बिखरा हुआ है, कुछ नहीं पता क्या, लेकिन ग्रामर ऐसी चीज़ है, इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। हर चीज़ को ना कोई एक एक दो दो दिन दे के ना थोड़ा थोड़ा किया करें, ठीक है। मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं ना, तो दिन के एंड पे या दिन के स्टार्ट में तो चलो बेशक ना, स्टार्ट में आप कोई मुश्किल चीज़ें कर लें, ग्रामर बहुत ईजी होती है। इसके रूल्स आप पढ़ें और उसको प्रैक्टिस करें, फिर रूल्स पढ़ें फिर प्रैक्टिस करें, जब भूले इस तरह ना डेली डेली थोड़ी थोड़ी करते रहें, ये आपको आ जाती है। तो इसमें जो है ग्रामर बहुत मैटर करती है आपके एक्सप्रेशन में। अगर आपका एक्सप्रेशन गलत है, मतलब वो ग्रामर गलत है, तो क्या होता है एग्जामिनर के ज़हन में क्या आता है कि ये बेचारा तो बस ना इसकी बेसिक लेवल की इंग्लिश है। हालांकि आपने चीज़ें बड़ी एडवांस लेवल की पढ़ी, लेकिन आप जब एक्सप्रेस करने लगे तो ग्रामर ने आपको धोखा दे दिया। जैसे आपने प्रेजेंट टेंस में कोई बात करनी थी कि मतलब पाकिस्तान की जैसे सिचुएशन की बात कर रहे हो, तो आप जगह जगह वॉज लगा रहे हो, ठीक है। आपने यानी बैकग्राउंड की बात नहीं कर रही, मैं किसी और चीज़ से, मैं मतलब प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि दिस हैपेंड या दिस हैपेंस इन पाकिस्तान, तो आपने वहां पे वॉज लगा दिया कहीं भी, तो क्या उसको मैसेज जाएगा एग्जामिनर को कि ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट ही इज सेइंग। फिर आए स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स जो है ना, अब ये इतनी छोटी सी बात है, स्पेलिंग्स आते भी होते हैं ना, हम इतनी तेजी से लिख रहे होते हैं, जल्दी 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 जल्दी, कि बहुत दफा एक पेज में हमारी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं और हमें नहीं पता होता, और टाइम कंस्ट्रेंट इतना ज़्यादा होता है कि हम पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। तो ये कि इसलिए रिटन प्रैक्टिस ज़रूर किया करें घर में बैठ के, कि उससे ना आपके मिस्टेक्स ठीक होने लग जाती हैं। और ये मेरी जो है ना अपनी, मतलब मेरा तजर्बा रहा है ये चीज़, कि बहुत दफ़ा मैं किसी चीज़ की स्पेलिंग ठीक समझ के करती रही हूँ, और मुझे मतलब 2-3 महीने के बाद पता चला कि नहीं, ये तो स्पेलिंग ही गलत मैं लिख रही थी इस चीज़ के।
तो वो देख-देख के लिखा करें, जब नहीं लिखने को दिल करा कोई चीज़ उठा के देख के लिख लिया करें। तो उससे आपके स्पेलिंग्स जो है ना वो अच्छे होने लग जाते हैं और बल्कि अपना लिखा हुआ और जब बहुत कुछ सीएसएस में इतना सिलेबस होता है, इतना सामान होता है, आपका दिल नहीं कर रहा होता अपनी लिखी हुई चीज़ को दोबारा पढ़ने का। प्लीज़ मेरी बात मान के ना वो चीज़ें पढ़ा करें दोबारा से। जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको ना अपनी डेफिशिएंसीज़ खुद ही नज़र आएँगी कि मेरे एक्सप्रेशन में मैं ये वर्ड इसकी बजाय कुछ और भी यूज़ कर सकता था और जहाँ पे मिस्टेक्स है ना, आपको जब वो अपनी मिस्टेक्स स्पेलिंग मिस्टेक्स नज़र आती हैं ना, बिलीव मी आपने बहुत कुछ वहाँ पे जीत चुके होते हो। अपनी मिस्टेक्स निकालें, अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स को अंडरलाइन करके देखें, एटलीस्ट ये वैल्यूएशन तो आप खुद कर सकते हैं ना, इसके लिए तो आपको किसी मेंटर को पैसे भरने की ज़रूरत नहीं ना। तो आपने जो है ये चीज़ें एटलीस्ट खुद करें, ठीक है? मेंटर अगर आपको चाहिए ना, तो वो भी आप मेक श्योर करें कि वो आपका पेपर थॉरोली चेक करे। ये चीज़ें जो है ना लेकिन ये इतनी बारीक सी चीज़ें हैं कि ऐसा मेंटर जिसने 50,000 बच्चों के पेपर चेक करने हैं, उसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वो इतनी बारीकी से आपकी चीज़ें ना मतलब मुश्किल हो जाता है उसके लिए चेक करना, ठीक है? अव्वल तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको चेक होके चीज़ें वापस मिल जाएँ, मुश्किल होता है, ठीक है? तो इसलिए कोशिश करें कि यू आर योर बेस्ट एवेल्यूएटर, ठीक है? ये काम खुद कर लें। फिर है वोकैब्युलरी एंड ये देख लें, अब मैं आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स की बात बता रही थी, वोकैब्युलरी में मैंने वाई मिस कर दी है ना, तो बस ये बात है, ठीक है? ये ऐसे होता है, लाज़मी होता है, अपना करके देखना आप। तो ये वोकैब्युलरी और जो है ना इडियोमैटिक एक्सप्रेशन जो कि एफपीएससी ने रिकमेंड भी किया हुआ था एस्से में कि आपका इडियोमैटिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसके लिए आप क्या करें? वोकैब्युलरी मैंने एंड पे इसलिए लिखा था क्योंकि आप बहुत शुरू में इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं। वोकैब्युलरी विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल्ट अप होती है, ठीक है? मैंने आपको पहले इस पे वीडियो बना दी है, मेरा ख्याल है ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखें स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। तो वोकैब्युलरी डेली करनी है थोड़ी-थोड़ी, अपनी लैंग्वेज में लेके आएँ, उसको रिपीट करें और फिर इडियोमैटिक एक्सप्रेशन मुझे भी लगता था कि मेरा तो एक्सप्रेशन कभी इडियोमैटिक हो ही नहीं सकता। इडियम्स को पकड़ लो, रट्टे लगाई जाओ। लेकिन अब मैं फ़ील करने लगी हूँ कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है बात करते-करते मेरे मुँह से इडियम ही निकलता है। बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है मतलब वो 1 वर्ड में सब्स्टिट्यूट हो जाती है बात ना। तो यानी ये चीज़ है कि वो आप रीडिंग अच्छी कर रहे हैं ना, सारा कुछ कर रहे हैं, अभी इस पे बात आ जाती है कि स्टेप्स टू इम्प्रूव में मैं आपको बताती हूँ। मेरा सीक्वेंस अब खराब होने लग गया है यहाँ पे आके। वोकैब्युलरी और इडियोमैटिक एक्सप्रेशन को आपने डेली करना है, थोड़ा-थोड़ा करना है और रिटेन करना है, रिवाइज़ करना है। ये ना आप अपना कहीं अब मैं क्या इसको कहूँ कि इसके ऊपर भी अलग वीडियो बननी चाहिए कि रिवीजन कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए ना। आप नहीं रिवाइज़ करेंगे, आप पढ़ते जाएँगे, भूलता जाएगा। रिवाइज करना मस्ट है, ठीक है? इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो वोकैब्युलरी और इडियम्स को एट द एंड ऑफ द डे जब भी आप सोने लगें, आपने इसको एक नज़र देखना है और फिर आपको वो जो है ना चीज़ें याद रहने लग जाएँगी और ये भी मतलब भी याद रहने लग जाएँगे उनके और यूसेज में भी वो चीज़ें आने लग जाएँगी। अच्छा जी, अब आ जाए स्टेप्स टू इम्प्रूव। पहली चीज़ आपके पास बुक्स हैं? डेफ़िनेटली हैं, सबके पास हैं, ठीक है? इंग्लिश की भी कोई ना कोई बुक्स होंगी, अगर करीमदाद ली है तो उसपे प्रैक्टिस करें अब आप, ठीक है? अगर करीमदाद नहीं है, किसी के पास रेन एंड मार्टिन है, उसकी एक्सरसाइज़ है, उसकी बुक भी मिलती है अलहदा से आंसर की होती है, वो लेके रख लें। डिक्शनरी मतलब अलहदा से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं भी है, तो मोबाइल में कर लें, ठीक है? वैसे तो हार्ड फॉर्म में डिक्शनरी हो बड़ा फ़ायदा हो जाता है, आप 7-10 वर्ड्स आपके ना फ्लिप करते हुए आँखों से और ज़्यादा गुज़रते हैं। और सेंस और पिक्चर बननी शुरू हो जाती है वर्ड्स की। डिक्शनरी आपके हाथ में हो ना, बहुत फ़ायदा होता है। ऑक्सफोर्ड की ना एडवांस लेवल की डिक्शनरी ले लें आप, अच्छी होती है। लेकिन अगर नहीं है ना तो मरियम वेबस्टर की ऐप डाउनलोड कर लें, अभी नेट खोलें और ऐप कर लें। और न्यूज़पेपर्स जो हैं आप वो डॉन नहीं लगवाया ना, लगवा लें। मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ना ये गलती की थी, मैंने डॉन नहीं लगवाया था। मुझे लगता था कि मैं नेट से अच्छे-अच्छे आर्टिकल्स तो निकाल ही सकती हूँ, बल्कि दुनिया जहान के अच्छे न्यूज़ पढ़ सकती हूँ। लेकिन वो सिर्फ़ एक ख़याली पलाव था, क्योंकि जब भी मैं मतलब वो करने लगती थी तो और इतने सारी आपकी चीज़ें निकल आती हैं। जब न्यूज़पेपर घर पे आया होता है तो आपके ऊपर ना एक मतलब ये होता है कि मैंने इसको ख़त्म कर लेना है, आज के दिन अगर नहीं पढ़ा गया तो कल एक और आ जाएगा, वो पाइल इकट्ठा होता जाएगा। न्यूज़पेपर में ना बिलीव मी जो एडिटोरियल पार्ट है ना, उसमें बेइंतहा इडियम्स होते हैं और उसका यूसेज आप पढ़ते हो तो फिर यूसेज आता है ना, बार-बार आप रिपीट करो, कॉन्टेक्स्ट देखो तो चीज़ें याद हो रही होती हैं, इडियम्स भी याद होते हैं, आपके एक्सप्रेशन में वो बेहतरी आने लग जाती है। और एक बात,
जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं ना, उसमें आपको वर्ड्स जो भी मुश्किल वर्ड्स हैं ना, वो अलहदा से अपनी एक लिस्ट बनाते हैं। मरियम वेबस्टर में ना एक ये ऑप्शन होता है कि वो रीसेंट का ऑप्शन आप एट द एंड ऑफ द डे जब आप उसको क्लिक करोगे तो सारे दिन के जितने भी आपने वर्ड सर्च किए थे वो आपके सामने लिस्ट आ जाती है, तो वो आपको रिवाइज करना आसान होता है। तो एक काम ये भी कर लें कि आपने डिक्शनरी से भी रिवाइज कर लिया, और दूसरा न्यूज़पेपर पे ना मार्कर से या किसी ऐसे प्रोमिनेंट इंक के साथ ना उसको उस वर्ड को निकाल के बाहर लिख लें, ताकि अगर कल को आप अगर आपको आदत है ना न्यूज़पेपर फ्लिप करते हैं, पुराने न्यूज़पेपर अपने देखते रहते हैं, तो एडिटोरियल पार्ट ना एटलीस्ट हफ्ते के बाद ना संडे की संडे एक दफ़ा अपने सारे पूरे हफ्ते के जो है एडिटोरियल्स इकट्ठे कर लें और उस पे एक नज़र डाल लिया करें। तो वो आपको चीज़ें भी रिकॉल हो जाती हैं, जो-जो कुछ आपने पढ़ा था, और वो जो नए वर्ड्स अगर आपने प्रोमिनेंट करके कहीं लिखे हुए थे ना, अखबार के ऊपर ही लिख लें, ठीक है? ज़रूरत नहीं है कहीं भी किसी, अगर कोई रजिस्टर बनाना है बना लें, अच्छा आपके जो है ना आपका एक खजाना तैयार हो रहा होगा। लेकिन न्यूज़पेपर पे अगर आप जल्दी में हैं या आपको टाइम नहीं मिल रहा अलहदा अपना रजिस्टर मेंटेन करने का, तो एक न्यूज़पेपर के ऊपर ही लिख लें प्रोमिनेंट करके। तो वो जब आप 1 वीक के बाद वो वर्ड्स देखते हो और फिर आप देखते हो कि अच्छा-अच्छा ये किस कॉलम में लिखा हुआ था, ये किस जगह पे लिखा हुआ था, उस लाइन को पढ़ते हो वो आपको समझ आ जाती है, ठीक है? फिर है प्रैक्टिस ग्रामर एक्सरसाइज़ेज़, वही बात, करीम दाद की बुक ले लो, इंडिया बिग साइट पे चले जाओ आप, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना, और भी काफ़ी सारी ऑनलाइन साइट्स हैं जिस पे क्वेश्चन दिया होता है, उस पे आप तुक्के लगाते हो और उसके बाद एंड पे हिडन होता है, तो वो आप उस पे क्लिक करते हो तो राइट आंसर आपको नज़र आ जाता है कि क्या था। तो इससे अपनी प्रैक्टिस इम्प्रूव करो। तो अब लेकिन ये है कि इन चीज़ों में ना टाइम लगता है। तो 1 घंटा निकाल लें, मैंने आपसे कहा था ऑप्शनल तैयार करें तो कुछ और ना करें, लेकिन ना इंग्लिश अगर आपने इम्प्रूव करनी है, और बिलीव मी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। मुझे लगता था मेरी जो है ना प्रीपोज़िशन और ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब मैं इनको प्रैक्टिस करने लगी तो मुझे पता चला कि मैं कितनी मिस्टेक्स करती थी बहुत सारी चीज़ों में। तो ग्रामर जिनकी इंग्लिश अच्छी भी होती है ना, उनको भी, क्योंकि एक्टिव पैसिव है, ट्रांसलेशन है, इन चीज़ों में बच्चे मार खाते हैं। लाज़मी होता है ऐसे ना, आप मतलब अपने बस यही कि अपने माइंड को ना एक्टिव रखना होता है। वर्ड्स आ रहे हैं ना मुश्किल-मुश्किल, मुआशी, बहरान, इस तरह के, तो आपने उसकी ट्रांसलेशन देखें। क्योंकि वैसे तो आपको पता है मुआशी बहरान क्या है, लेकिन अगर आप उसकी इंग्लिश नहीं कर रहे, उसको साथ-साथ नहीं देख रहे, तो जब पेपर में आता है तो आप इतना कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है? तो इन चीज़ों को आपको साथ-साथ करना पड़ेगा। फिर यही कि माइंड एक्टिव रखना है, रीड तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, राइट, स्पीक और थिंक, कि आपने लिखा है ना, बेशक एक स्टोरी लिखो, अपने आप से बातें करनी है। मतलब जब नहीं लिखने को कुछ दिल करता है ना, ऐसे लिख लो, अपनी परेशानियाँ, अपनी फीलिंग्स लिखो, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपके पास कितनी स्कार्सिटी है, आपके पास वर्ड्स ही नहीं है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश में। तो आपको फिर मतलब वो फीलिंग्स ढूँढो, अपने किसी को एक डिस्क्राइब करना है, किसी की पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करनी है, तो बेइंतहा वर्ड्स हैं लोगों की पर्सनैलिटीज़ के लिए, कि कोई एरोगेंट है और कोई हेल्पफुल है, कोई किस तरह है, कोई किस तरह है, तो वो आपको जब लिखने लगते हो तो आपके ज़हन में वर्ड नहीं आ रहा होता, तो फिर आप लिखने से बेहतरी आएगी। फिर ट्राई टू स्पीक, आप बोलना बहुत ज़रूरी है। वही बात कि अकेले कमरे में ना ऊँची-ऊँची आपस में मतलब बोलते रहो। जब भी आप कोई अच्छी चीज़ मतलब अच्छा पीस पढ़ो, आपको लगे ना कि ये मैंने ज़रूर लिखना है अपने किसी आर्टिकल में, किसी क्वेश्चन में के आंसर में, किसी भी सब्जेक्ट में, मुझे ये वर्ड बड़ा पसंद है। उस वर्ड को ना 4 दफ़ा, 5 दफ़ा उसको ऊँची-ऊँची बोल के देखो कि ये मैं डिफरेंट स्टाइल से बोल के देखो, और फिर कहीं लिख नोट डाउन कर लो कि ये मैंने ज़रूर लिखना है। मैंने अगर कोई मतलब आईआर में यूज़ करना है या आई लॉ में यूज़ करना है, तो ये वर्ड मैंने करना है बस, ठीक है? अब और थिंक, क्या सोचो भी फिर आप इसी तरह अच्छे-अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ सोचो। आपने यानी सिंपल थिंकिंग ना करो, बहुत पावरफुल है हमारा माइंड। तो जब हम जैसे नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं तो नेगेटिव आउटकम्स आते हैं, तो इस तरह अगर हम अच्छी एक्सप्रेशंस के साथ सोचेंगे ना, अच्छे वर्ड्स को लाएँगे ज़हन में कि अच्छा मैंने तो आज न्यूज़ में ये पढ़ा था, तो वो अपनी ऊपर अप्लाई करके वो वर्ड या किसी और के ऊपर अप्लाई होता है, किसी सिचुएशन पे अप्लाई होता है, तो उस वर्ड को इस तरह अप्लाई करके तो उसको सोचो। तो फिर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट होता है। अच्छा जी, एवैल्यूएशन पे तो आ गई बात, ठीक है, कर ली है हमने। अब जो मैंने लास्ट में बात छोड़ी थी कि डू वी कंट्रोल आवर एक्सप्रेशन? आई डोंट थिंक सो। बाज़ दफ़ा हम अपने फीलिंग्स, जो हम अपने चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं, हम अपने राइटिंग के, या हम जो बोल रहे होते हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। और ये ऐसी चीज़ है, ये बात मुझे ना तब समझ आई जब मैंने मतलब शऊरी तौर पे ना इस चीज़ को समझा था कि हज़रत मूसा को कितनी प्रॉब्लम थी जब वो
फ़िरौन से बात करने गए थे और अल्लाह ताला ने उनको दुआ सिखाई थी, जो हम सबको आती है। सब बच्चों को छोटे होते अम्मियाँ कहती थी ना पेपर्स पे जाते कि रब्बी शरह ली पढ़ के पेपर करना, रब्बी शरह ली सदरी पढ़ लेना। वो दुआ जो है ना थॉटफुली उसको पढ़ें, उसको बार-बार पढ़ा करें, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और उसका अगला हिस्सा है वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, वो भी साथ पढ़ा करें। इसका मतलब तो सबको ही पता है ना कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे, ठीक है? और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, अ, और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे। तो रिटर्न में तो यही होगा ना कि आप ज़हन में इमेजिन कर लें कि मेरे हाथ की गिरा खोल दे, ठीक है? और वजअली वज़ीरम मिन अहली, और मेरे घर वालों में से किसी को मेरा वज़ीर बना दे, मेरे लिए हेल्प करने वाला बना दे। इन दुआओं के बहुत फ़ायदे हैं और मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐज की वज़ह से आपसे ज़्यादा है, लेकिन इन्हीं बातों के जो है ना मैं बहुत ज़्यादा मैंने इनके बेनिफिट्स देखे हैं, इन चीज़ों को अपनी लाइफ़ में असर करते हुए देखा है। इन दुआओं का रियलिटी में ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो ये दुआ कंटिन्यूअसली पढ़ा करें, जब आप चीज़ें याद कर रहे हों, लिख रहे हों, समझ रहे हों ना, कि अल्लाह ताला गिरें खोल दें आपके एक्सप्रेशंस की। हम नहीं कंट्रोल कर रहे होते सारी चीज़ें, हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें ना, बाज़ औक़ात वो मेहनत कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तो अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि उस मेहनत को हमें राइट डायरेक्शन में मेहनत करने की भी तौफ़ीक दे और फिर उसमें बरकत भी दे। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।